आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने हैदराबाद में मानू की जमीन पर राज्य सरकार द्वारा कब्जा करने के प्रयासों पर कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने राहुल गांधी से अपनी चुप्पी तोड़ने और यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बार बार विश्वविद्यालय की जमीनों को निशाना क्यों बना रही है। राहुल गांधी खुद को अल्पसंख्यकों का रक्षक बताते हैं, तो फिर वे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा क्यों होने दे रहे हैं? क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? राहुल जी, छात्रों को सड़कों पर उतारने और अल्पसंख्यकों के लिए बने संस्था को कमजोर करने के पीछे का कारण आपको स्पष्ट करना होगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मानो की जमीनें खाली नहीं थी, बल्कि एकेडमिक ब्लॉक्स और हॉस्टल सहित भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित थी। छीनना यही है आपकी मोहब्बत की दुकान? राहुल जी, आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आज बच्चे रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या नौबत थी? वो आते हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 28 जो रियासत है वहाँ से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वो आज उनको मजबूरन आपकी हुकूमत की तरफ से जो मजबूरी यहाँ पे खड़ा किया गया, उसके जवाब में बच्चे आज बाहर आके उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं डिमांड करूंगा राहुल गांधी से, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही में हो तो आप हुकूमत को, मरकजी हुकूमत जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सवाल करिए। उनको बोलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपैंड करना चाहती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करिए। वहाँ के अगर सहूलत और इम्प्रूव करना है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना, तो जरूर करिए, आवाज उठाइए। वो नहीं करते हो और यहाँ पे आके कहते हो कि अनयूज्ड लैंड है इसलिए वापस लेंगे। ये लैंड अनयूज्ड नहीं है, ये लैंड है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्सिटी की। आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलौती यूनिवर्सिटी है उर्दू स्टडीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ की मनु। और इसको आज यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज है और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है, इसको खराब करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो साजिश रच रही है, इसको कतई हम नहीं होने देंगे। बीआरएस की तरफ से हम आपको वादा करते हैं, इन बच्चों को, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आज हमारे पास आए, विलंदर की मेमिस्तु नमाटा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने जॉब कैलेंडर की मांग कर रहे बेरोजगारों पर कथित कार्रवाई को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2023 में नौकरी के इच्छुक लोगों से भीख मांग रही थी और 2026 में उन्हें हरा रही है। बंदी संजय ने आज एक्स पर हैदराबाद के अशोक नगर में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक लोगों के खिलाफ पुलिस का कार्रवाई की निंदा की। बंदी संजय ने पोस्ट किया, क्या यह इंदिरम्मा राज्य है? राहुल गांधी, एक ऐसा राज्य जहां उन्हीं युवाओं के खिलाफ गंदी गालियां दी जाती है जिन्होंने आपको वोट देकर सत्ता में पहुंचाया। जॉब कैलेंडर विश्वासघात का कैलेंडर बन गया है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि स्टूडेंट्स ने 2 लाख नई नौकरियों के लिए वोट दिया, न कि बार बार आने वाले नोटिफिकेशन और गाली गलौज के लिए। कांग्रेस बीआरएस से कैसे अलग है? यह सिर्फ एक पॉलिसी की नाकामी नहीं है, बल्कि भरोसे का साफ उल्लंघन है। प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक लोगों पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्हें आपके भाषण नहीं बल्कि नोटिफिकेशन और नौकरियां चाहिए। जॉब कैलेंडर जारी होने में देरी को लेकर नौकरी की चाह रखने वालों ने गुरुवार को अशोक नगर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारियों ने चिकड़पल्ली में सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी से अशोक नगर एक्स रोड तक मार्च किया और हमें जॉब कैलेंडर चाहिए और 2 लाख नौकरी की तुरंत भर्ती जैसे नारे लगाए। इलाके में तनाव तब फैल गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आज एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने वहां चुनाव के साथ साथ पार्टी की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील पर हुए हमले, यूपीए कानून और आई लव महादेव जैसे नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनाव पर कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यहां के विधायक भी बिहार चुनाव के प्रचार में शामिल हुए थे। यह पार्टी की जिम्मेदारी का हिस्सा है। ओवैसी का दावा है कि इस बार पहले से ज़्यादा उम्मीदवार जीत कर आएंगे। वहीं इम्तियाज जलील पर हमले को ओवैसी ने कायराता करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में यह घटना हुई वहां की जनता शांति के साथ इसका जवाब देगी। जबकि शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले पर एमआईएम नेता ने कहा कि यूएपीए कानून उस समय बना था जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। और उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी मालेगांव के एमएलए हैं, वो बिहार को भी आए थे और दिल्ली में भी आए थे। तो ये की जिम्मेदारी हम सब लोग इज्तिमाई तौर पे इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं
हमको यकीन है कि पहले से ज़्यादा हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे और बहुत से मकामात पर इंशाल्लाह हम लोग अपना महापौर या मेयर भी बनाने के मौक़ में रहेंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। सब्बसी नगर में जमानत जो है ये उमर खालिद की जमानत नहीं हुई और आज एक यानी संत ने ये मुतालबा किया कि उनको फांसी दे देनी चाहिए। वो नहीं मालूम क्या है, मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तो उन्होंने यूएपीए कानून में बनाया है और उसमें टेररिज्म का डेफिनेशन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था बाय एनी अदर मीन्स। पूरी उस वक्त की पार्लियामेंट में मैं एक वाहिद एमपी था जिसने उठकर कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान, दलित और इंटेलेक्चुअल्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं उनके खिलाफ होगा। आपने तकरीर उठाकर देखी वो, और वैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल डिनाई किया है वही सेक्शन 15 या 50 है वो उस वक्त के यूएपीए कानून का, तो वो पूरा सही साबित हुआ। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में गद्दीचोरली इलाके में एक साहब थे, इनका नाम याद नहीं, रामचंद्रानी, उनकी वजह बीआरएस लीडर मन्ने ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे तो सबका ध्यान खींचने के लिए झूठ बोलते थे। बीआरएस लीडर मन्ने कृषांग ने रेवंत रेड्डी की आलोचना की कि उन्होंने बिजनेसमैन और केसीआर और केटीआर से रिश्ते बनाने के लिए उकसाया। आज सीएम रेवंत रेड्डी की तेलंगाना भवन में उनके दोहरे रवैये के लिए आलोचना हुई। रेवंत ने केसीआर और केटीआर पर अपने रिश्तेदारों और तेलंगाना के गद्दारों को कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लगाया। उन्होंने इन मुद्दों पर कुछ दर्जन प्रेस मीटिंग की। वे इस बात से नाराज थे कि रेवंत अब उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी होने का आरोप है। उन्होंने याद दिलाया कि किसी पुलैया नाम की एक कंपनी पदोत्तोर की है और उन्होंने आधा दर्जन बार प्रेस मीटिंग की थी। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केटीआर से मिलने के बाद केसी पुलैया प्रोजेक्ट केपीसी का प्रोजेक्ट बन गया। केपीसी प्रोजेक्ट हेड अनिल कुमार शेट्टी अब रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के करीबी हैं। अगर वह केटीआर के करीबी हैं तो रेवंत रेड्डी ने केपीसी को 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट क्यों दिया? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया है। पिछले काफ़ी समय से चर्चा में रही प्रभास की द राजा साहब सिनेमाघरों में 9 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है, यानी आज उस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को संक्रांति फेस्टिवल सीजन के चलते रिलीज किया गया है, जो फैमिली एंटरटेनर कही जा रही है। लेकिन इन चर्चा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म को लेकर मिक्स रिव्यू देखने को मिल रहा है। द राजा साहब का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने फिल्म के बारे में अपने नजरिया को शेयर किया है। जहां कुछ लोगों ने प्रभास की तारीफ की है तो वहीं संजय दत्त के फिल्मों में बैक स्टोरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। हालांकि VFX को लेकर फैंस के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो द राजा साहब की कहानी एक लालची आदमी की है जो अपने दादा का पुश्तैनी घर बेचना चाहता है, जिसके साथ डार्क सुपरनेचुरल सीक्रेट्स छिपे हैं। फिल्म में प्रभास लीड रोल में है। मैं धूलपेट पे रहता हूँ। सिनेमा बहुत ब्लॉकबस्टर है। प्रभास अन्ना वेरी पावरफुल मैन, इंडस्ट्री रिकॉर्ड बाहुबली तरह उसके बाद में आज राजा साहब आया। इसका कलेक्शन 500 से 1000 करोड़ भी जा सकता। कई को बोले तो ये राजा साहब क्या है बोलते एक दादा दादी बोलते तेलुगु में नैनम्मा ताता बोलते, उनके बारे में स्टोरी है। ये पूरा भूत का है फिल्म। प्रभास क्या है बोलते वन ऑफ द मैन हीरो, बहुत लोगों को हेल्प करे उन्होंने। वैसे आदमी को आज ब्लॉकबस्टर आया बोलते मारुति वेरी गुड पर्सन, डायरेक्टर, वन ऑफ द छोटा शॉर्ट फिल्म निकाल के आया आज का दिन में। उन्होंने अभी तक बड़ा हीरो से अभी तक नहीं निकाला। नंबर 1 हीरो, मोस्ट इंडस्ट्री रिकॉर्ड प्रभास उनसे निकाले बोले तो बहुत वेरी पावरफुल। प्रभास अन्ना को आज ब्लॉकबस्टर मिला, हम लोग को बहुत। आज केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार द्वारा प्रस्तावित मलयालम भाषा विधेयक 2025 को लेकर कर्नाटक और केरल के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कासरगोड जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषा को लेकर विवाद तेज होने और क्षेत्र के कन्नड़ भाषी समुदायों के कड़े विरोध के बीच कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कहा कि केरल के राज्यपाल ने विधेयक की पूरी तरह से समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोगों का दावा है कि केरल सरकार स्कूलों में मलयालम को अनिवार्य प्राथमिकता भाषा के रूप में
थोपने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ वर्तमान में कन्नड़ शिक्षा का प्राथमिकता माध्यम है। वर्तमान में कासरगोड के कई हिस्सों में, जिनमें कन्नड़ माध्यम के स्कूल भी शामिल है, कन्नड़ शिक्षा का प्राथमिक माध्यम है। इन स्कूलों के छात्र आमतौर पर हिंदी, संस्कृत या उर्दू को अपनी दूसरी भाषा के रूप में चुनते हैं। हालांकि प्रस्तावित मलयालम भाषा विधेयक 2025 का उद्देश्य इस स्थिति को बदलना है, जिसके तहत इस क्षेत्र के सभी स्कूलों में मलयालम को प्राथमिक भाषा बनाया जाएगा। केरल सरकार का लक्ष्य कक्षा 1 से 10 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, यहाँ तक कि कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में भी इसे लागू करना है। बीजेपी एमएलए डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन स्कीम के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। महात्मा गांधी जी ने स्वराज का सपना देखा था। देश में महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम को शुरू हुए 2 दशक हो गए हैं। समय के हिसाब से स्कीम में बदलाव करना जरूरी था और इसी वजह से बदलाव किए गए हैं। अब तक केंद्र सरकार पूरी फंडिंग दे रही थी। अब अगर केंद्र 60% पैसा देता है तो राज्य सरकार को 40% पैसा देकर स्कीम लागू करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद राज्य सरकार की जवाबदेही बढ़ाना और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और परमानेंट क्वालिटी वाले स्टेट्स बनाना है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्कीम को डिजिटल सिस्टम में बदला जा रहा है। इससे स्कीम में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार बेवजह आरोप लगा रही है। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायगन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने आज फिल्म के निर्माताओं के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने CBFC को फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया है। इस फैसले ने विजय और उनके फैंस के बीच खुशी की लहर पैदा कर दी है। जस्टिस PT आशा ने कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। अब थलपति की आखिरी फिल्म को फैंस थिएटर्स में देख पाएंगे। हालांकि निर्माताओं ने अभी नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अगले कुछ दिनों में रिलीज हो सकती है। 14 जनवरी को पोंगल फेस्टिवल के समय भी इसकी रिलीज की संभावना है। विजय के फिल्म के फेवर में फैसला सुनाते हुए जस्टिस आशा ने कहा, ऐसी शिकायतों को मानना खतरनाक मिसाल बनेगा। उन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोसेस में निरंतरता और जिम्मेदारी को जरूरी बताया। थलपति विजय की मूवी जननायगन की रिलीज CBFC के समय पर सर्टिफिकेट न देने की वजह से टाली गई थी। अलग सब सही रहता तो ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती थी। सेंसर बोर्ड के एक मेंबर ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ था। सेंसर की तरफ से फिल्म को सर्टिफिकेट न दिए जाने के कारण कानूनी जंग छिड़ी। निर्माताओं को मद्रास हाई कोर्ट जाना पड़ा। तब तक भारत और विदेश में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी। केरल के वित्त मंत्री KN बालागोपाल ने कहा कि इस साल ही उधार लेने के दायरे से 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की गई है। GST के पुनर्गठन यानी युक्तिकरण के बाद केरल सहित सभी राज्यों में राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसलिए किसी न किसी प्रकार का मुआवजा तंत्र होना चाहिए। जब हमने रबर किसानों के लिए 200 रुपये प्रति किलोग्राम की घोषणा की है, आर्थिक मंदी से बचना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को विकास से लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि आज आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में हमें वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पास आने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK के पुराने नेता O पन्नीरसेल्वम एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। ये जानकारी हाल ही में हुई एक स्ट्रेटजी मीटिंग से जुड़े सूत्रों ने दी है। आज पन्नीरसेल्वम ने चेन्नई के एक होटल में अपने खास समर्थकों से मुलाकात की और अपनी राजनीतिक यात्रा के अलावा कदमों पर चर्चा की, क्योंकि AIADMK में उनकी भूमिका और बड़े गठबंधन की राजनीति को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। भाग लेने वालों का कहना है कि एजेंडा में एक स्वतंत्र पार्टी शुरू करने और भविष्य के चुनावी गठबंधनों के लिए संभावित पार्टनर तय करने पर चर्चा शामिल थी। यह घटनाक्रम AIADMK के अंदर बढ़ते गुटिये तनाव और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पलानीस्वामी की इस हफ्ते की शुरुआत में दिए गए संकेत के बाद है कि OPS और निकाले गए दूसरे नेताओं को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। पूछे जाने पर पन्नीरसेल्वम ने सावधानी से जवाब देते हुए कहा, एक बार जब तमिल महीना थाई शुरू होगा तो एक नया रास्ता निकलेगा, कृपया धैर्य रखें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।